जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का क्लास हिंदी व्याकरण से संबंधित है। और पिछले क्लास में हम सभी पढ़े थे वर्ण के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? वर्ण के बारे में पढ़े थे, वर्ण की संख्याओं के बारे में पढ़े थे, वर्णमाला के बारे में पढ़े थे, वर्ण के प्रकारों को भी समझे थे। अब इस क्लास में हम सभी पढ़ेंगे स्वर वर्ण के बारे में। आ रहा है समझ में? तो चलिए आज का क्लास हम सभी शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्वर वर्ण के प्रकार को, स्वर वर्ण को और पूरी तरह से चीजों को क्लियर कर लेते हैं स्वर वर्ण से संबंधित। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे हिंदी में स्वर की। किसकी बात करेंगे? हिंदी में स्वर की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है, किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है, वैसा वर्ण स्वर वर्ण कहलाता है। आ रहा है समझ में? और एक और इसका परिभाषा बन सकता है कि स्वर वर्ण उसे कहेंगे जो व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में सहायक होते हैं। स्वर वर्ण का यहां दो परिभाषा बन रहा है। पहला परिभाषा कि वैसे वर्ण को स्वर वर्ण कहेंगे जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता हो। ठीक है, और दूसरा प्रकार वैसा वर्ण जिनके उच्चारण या वैसा वर्ण जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता करते हो, स्वर वर्ण कहलाता है। आ रहा है समझ में? हाँ, स्वर वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है या वैसा वर्ण जो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायता करता है, क्या कहलाएगा? स्वर वर्ण कहलाएगा। स्वर वर्ण के कितने प्रकार? 11। स्वर वर्ण के कितने प्रकार? 11। वही 11 प्रकार इस प्रकार हैं: अ, आ, हरस्वई, दीर्घई, हरस्वऊ, दीर्घऊ, री, ए ओ, औ। ये सभी क्या हैं? स्वर वर्ण है। ये सभी क्या है? स्वर वर्ण है। ये सब पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो यदि वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो भी देख लीजिए, तब ये पढ़िए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम सभी शुरुआत में पढ़ रहे थे तो पता चला कि स्वरों की संख्या 13 है। पहले जब पढ़ रहे थे तो टोटल 13 स्वरों के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें 2 अंग अह अयोग वाह है उसको भी शामिल कर लिया जाता था। और ये अंग अह जब शामिल हो जाता था तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती थी। लेकिन अंग अह स्वर नहीं, इसको अयोग वाह में रखा गया है। कभी कभी अयोग वाह को स्वरों में डाल दिया जाता है, इसलिए स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। आ रहा है समझ में? स्वरों की मूल संख्या 11 लेकिन टोटल 13। 2 कौन कौन शामिल कर दिया जाता है? अंग अह। अंग अह क्या है? अयोग वाह है। ठीक है, चलिए इनको भी स्वरों में रख दिया जाता था ना अंग को, तो स्वर की संख्या 13 हो जाती थी। आ रहा है समझ में? चलिए उच्चारण में लगने वाले समय जो बोल रहे हैं हम, जैसे अ, आ, हरस्वई, दीर्घई, हरस्वऊ, दीर्घऊ, ये क्या हो रहा है? स्वरों का उच्चारण हो रहा है। अ, आ, हरस्वई, दीर्घई, हरस्वऊ, दीर्घऊ, इस तरह से हम उच्चारण कर रहे हैं स्वरों की। तो ये जो उच्चारण कर रहे हैं बाबू, इन उच्चारण करने में लगने वाले समय, उच्चारण करने में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया है। बोलने में जो समय लगता है उन समय के आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला प्रकार हो गया हमारा ह्रस्व स्वर। पहला प्रकार ह्रस्व स्वर, दूसरा प्रकार दीर्घ स्वर, तीसरा प्रकार प्लुत स्वर। आ रहा है समझ में? चलिए आगे देखते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण या जिस वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिस वर्ण के उच्चारण में कम से कम समय लगेगा वैसा वर्ण ह्रस्व स्वर
कहलाएगा। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है? 4। पहला अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, री, ये चारों जो हैं इनको कहां रखा गया है? ह्रस्व स्वर में रखा गया है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री को कहां रखा गया है? ह्रस्व स्वर में रखा गया है। आ रहा है समझ में? हाँ, उम्मीद करते हैं कि आ रहा होगा आप लोग को समझ में। ये जो ह्रस्व स्वर है बाबू, इसको छोटी स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर जो है इसको छोटी स्वर भी कहते हैं या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रा वाला शब्द भी ह्रस्व स्वर को कहते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं? छोटी स्वर। जब आप लोग पढ़ते होंगे आई बचपन में, तो आपको बताया जाता होगा छोटी ई बड़ी ई, छोटी ऊ बड़ी ऊ। तो देखिए यहीं से छोटी और बड़ी का निर्माण होता है। ये सब कहां रखा गया है? ह्रस्व स्वर में रखा गया है। और ह्रस्व स्वर को छोटी स्वर कहा जाता है, इसलिए इनको भी छोटी छोटी कहा जाता है। आ रहा है समझ में? हाँ, आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। आगे दीर्घ स्वर हम लोग समझते हैं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है, मतलब जितना ह्रस्व स्वर के उच्चारण में समय लग रहा है ना, एकरा से दुगुना समय लगेगा, तो वो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लग गया तो क्या कहलाएगा? दीर्घ स्वर कहलाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए, दीर्घ स्वर कहलाएगा कब? जब उच्चारण में, बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना, मतलब जितना ह्रस्व स्वर में समय लग रहा है उतने समय और लगेगा, तो ये क्या हो गया? दुगुना। तो दुगुना समय लगता है तो वो दीर्घ स्वर कहलाता है। और हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, कौन कौन? आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए ओ औ, ये सभी क्या हो गए? ये सभी क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। आ रहा है समझ में? हाँ, आगे अब समझते हैं। समय के आधार पर ये जो किया गया है ना, कि ये ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, ये प्लुत स्वर है, ये सब बोलने में जो समय लगता है, इस समय के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया कि इसमें इतना समय लग रहा है तो ये ह्रस्व स्वर, इसमें इतना समय लग रहा है तो दीर्घ स्वर, इसमें इतना समय लग रहा है तो प्लुत स्वर। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां दीर्घ स्वर का निर्धारण, मतलब कौन कौन दीर्घ स्वर होगा, इसका निर्धारण उच्चारण में लगे समय के आधार पर किया गया है। उच्चारण में लगे समय के आधार पर यह डिसाइड किया गया है कि यह दीर्घ स्वर होगा, यह प्लुत स्वर होगा, यह ह्रस्व स्वर होगा। आ रहा है समझ में? हाँ, आगे समझते हैं प्लुत स्वर को। आगे समझ लेते हैं प्लुत स्वर को। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, मतलब जितना दीर्घ स्वर में लगता है ना बाबू, ओकरों से 2 गुना समय लगेगा। ओकरों से ज्यादा यदि समय लग जाए तो समझ जाइए कि ये प्लुत स्वर है। मतलब सबसे कम समय लगेगा ह्रस्व स्वर में, और जितना ह्रस्व स्वर में लगा ओकरा से दुगुना लग जाएगा दीर्घ स्वर में। और दीर्घ स्वर में जितना लगा बाबू, उससे ज्यादा दीर्घ स्वर में जितना लग लो ओकरा से ज्यादा लग जाएगा कहां? प्लुत स्वर में। तो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लग जाए तो बाबू, तो कौची में चल जाए तो प्लुत स्वर में। आ रहा है समझ में? हाँ, चीजों को समझते रहिए आराम से। जहां पर दिक्कत होगा हो ना बाबू, कमेंट करके बताइया। आ रहा है समझ में? जहां पर भी तोहरा दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइया, वो कमेंट के हम दूर करे के कोशिश करबो। आ रहा है समझ में? आई नहीं कि देख लिए कमेंट उमेंट नहीं किए, कमेंट उमेंट कर देवल के जी, अच्छा लगलो तो अच्छा कमेंट करिया, और खराब लगा तो खराब कमेंट भी कर सकते हैं। खराब कमेंट का मतलब ये नहीं कि गरिया उरिया देना, ये सब काम नहीं करना। गरिया उरिया ना, कुछ सलाह देना, हमको सलाह देना कि भैया ऐसे कर रहे हैं, गलत है, ऐसे ना ऐसे कीजिए तो ठीक रहेगा, तो ऐसा के काम करल कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे यहां दिया गया है, पहले समझ लेते हैं कि प्रायः जो है प्लुत स्वर का उपयोग कहां किया जाता है। तो प्लुत स्वर का उपयोग दूर से किसी को यदि बुलाना हो, दूर से किसी को बुलाने के लिए, दूर से किसी को पुकारने के लिए प्लुत स्वर का उपयोग किया जाता है।
आ रहा है समझ में? दूर से किसी को बुलाना, ए फलना एन्ने आओ, ए इधर आओ, आबो। इस तरह से किसी को बुलाना है तो कहां चल जाएगा उबला? प्लुत स्वर में। कहां चल जाएगा? प्लुत स्वर में। आ रहा है समझ में? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को दूर से बुलाने में प्लुत स्वर का उपयोग किया जाता है। आ रहा है समझ में बाबू? हाँ, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल देखिएगा, यहां है आ, ऐसन का कहीं दिख गया तो प्लुत स्वर आ। ऐसा यदि कहीं आवाज निकल रहा है तो कहां डाल दीजिएगा ऐसा को? प्लुत स्वर में। यहां पर देखिए ओम, इस तरह से बोला जाता है तो ये भी कहां चल जाएगा? प्लुत स्वर में। यहां पर है राम, राम, तो राम कहां चल जाएगा? प्लुत स्वर में। आ रहा है समझ में? हाँ, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आया होगा समझ में। और वर्ण में आगे हम चीजों को पढ़ेंगे आगे के क्लास में। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रह देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना, ताकि हमको भी अच्छा लगते रहे और जो दुगना एकदम ताकत से आपके लिए काम करते रहेगा। हाँ, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।